उन्होंने बहुत सारी गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी। तो उन्होंने मेरी चाबी छीनी मुझसे, मेरी गाड़ी की, और मेरी गाड़ी अनलॉक की। मेरी गाड़ी में जितना भी सामान था वो सारा सामान उन्होंने रोड पे फेंक दिया। जिसके बाद उन लोगों ने अपनी गाड़ी से पिस्तौल निकाली, गन पॉइंट पर मुझसे गाड़ी ड्राइव कराई गई। दुश्मनी निकालना इनका मकसद था, और मकसद था कि मुझे डराना, और ताकि मैं आगे इस तरीके की खबरें ना करूं। मेरी शिकायत में मैंने लिखा कि मुझे वेपन दिखाया, उसके बावजूद वेपन की कोई भी धारा ऐड नहीं की गई है। मतलब कि इस थाने में अगर कोई पत्रकार आएगा और उसके ऊपर जानलेवा हमला होगा तो ये लोग पैसा लेकर, रिश्वत लेकर, और पता नहीं किस लालच में क्या करेंगे। आगे एक गाड़ी आ रही है I-20 जिसपे एक इंसान चला रहा है और दूसरा हमारी गाड़ी पीछे आ रही है। जैसे मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा वो हमारी गाड़ी है, थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन देख के डर ये लगा जब वो गन पॉइंट पे इससे गाड़ी चलवा रहा है। लिटरली मुझे गाली गलौज उन्होंने की है, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी गालियाँ दी हैं, और मैं बता नहीं सकती, इवन की तक करने की धमकी दी है उन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बेगमपुर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। आप इस बात से अच्छे से वाकिफ़ है कि देश में लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस देश में शायद सच को दिखाना किसी अपराध से कम नहीं है। आप जानते हैं किराड़ी में हमारे साथ क्या कुछ हुआ था, वो हमने आपको दिखाया था। फिलहाल मेरे साथ पत्रकार हिमांशु मुदगल मौजूद हैं, और कल इनके साथ जो कुछ हुआ वो यकीनन आपको हैरान कर देगा और शायद आपको शर्मसार भी कर देगा कि एक पत्रकार को समाज की गंदगी दिखाने पर क्या कुछ सज़ा मिलती है। हिमांशु मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करूंगी। हिमांशु, सबसे पहले ये बताएं कि आपके ऊपर इससे पहले भी हमले हुए, और कल ये जो हुआ कि पिस्टल सीधे दिखा दी गई, कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात ये है। पूरा मामला बताइए दर्शकों को। कल मैं जूस पी रहा था, ये बेगमपुर थाना है, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक जूस वाला रेडी लगाता है। वहाँ पर मैं वेजिटेबल जूस पी रहा था, और जब 4:50 पर मैं वहाँ जूस पी रहा था और मैंने उसे ऑनलाइन पेमेंट भी की, तब एक गाड़ी अचानक वहाँ आती है जो कि I-20 थी। उसकी फ़ोटो भी मैंने आपको दी है, वो आप दिखाइए। ये वो गाड़ी थी जो कल वहाँ पर आती है, और लगातार इस गाड़ी में बैठे हुए दो शख्स, जिसमें से एक का नाम अमन था, दोनों ने रेड कलर की, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वो लोग लगातार मुझे धमकियाँ देते हैं कि वहीं रुक। जब मैं वहाँ पर अकेला था, मैंने अपनी गाड़ी का रिवर्स यूटर्न लिया और रॉन्ग अपनी गाड़ी को भगाया। मैं आगे जाकर एक सोसाइटी के अंदर घुस गया, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं पब्लिक एरिया में पहुंचूंगा, क्योंकि ये पूरा सुनसान एरिया है, अगर मैं पब्लिक एरिया में पहुंचूंगा तो वहां पर शायद मैं बच पाऊंगा, और या मेरे साथ जो भी गलत होगा वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो पाएगा। वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक पुलिस ने निकलवाई नहीं है। मैं लगातार भागकर एक ग्राम सभा की सोसाइटी पीछे है, उसके अंदर घुस गया, और वहाँ सामने कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जा पाया। मैंने गाड़ी वहीं रोकी, गाड़ी से मैं उतरा, और मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे ये गाड़ी मेरी नहीं है। पर वो लोग मुझे बाय फेस जानते थे। वो लोग पीछे से आए, उन्होंने अपनी I-20 वाइट कलर की गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरे और लगातार गालियाँ देने लगे। वो बोलने लगे कि तुम स्पा सेंटरों की वीडियो बनाते हो, सच उजागर करते हो, अभी तुझे तहलका वाला हिमांशु बनवाता हूँ। उन्होंने बहुत सारी गालियाँ दी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी कि हम अपनी जुबान से वो गालियाँ बोलना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। उसके बाद जब वहाँ पर वो लोग गाली देने लगे तो मैंने उन्हें लगातार बोला कि सर आप कैसे बदतमीज़ी कर रहे हैं और क्यों आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी चाबी छीनी मुझसे, मेरी गाड़ी की, और मेरी गाड़ी अनलॉक की। मेरी गाड़ी में जितना भी सामान था वो सारा सामान उन्होंने रोड पे फेंक दिया। और मेरी गाड़ी में मेरी एक सोने की चेन भी थी, जो कि 3 दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी में रखी थी, वो भी अभी तक मुझे नहीं मिल रही है। वो सोने की चेन भी नहीं मिल रही है, मेरा माइक नहीं मिल रहा है, और बहुत सारा सामान गाड़ी से गायब है। सारा सामान रोड पर फेंक दिया, कुछ सामान वो अपने साथ ले गए। मेरे तमाम विजिटिंग कार्ड, मेरे आई कार्ड, तमाम चीज़ें वो अपने साथ ले गए। उसके बाद वो तरह तरह की वीडियो बनाने लगे, अपने आप तरह तरीके के एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाने लगे। और उसके बाद जब मैंने उनसे अपनी चाबी छीनी तो उन लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया, और ऑन रोड बदतमीज़ी लगातार होती रही। उसके बाद ये सारा सिस्टम यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने सोचा कि हिमांशु जो है, इसके दिमाग पर एक ऐसा असर डाल के जाते हैं कि इसके बाद ये ऐसी कोई खबर करे ही ना। जिसके बाद उन लोगों ने अपनी गाड़ी से पिस्तौल निकाली, और लिटरली आफरीन वो पिस्टल मेरी कनपट्टी पर लगा दी, और बोला कि अभी तुझे पत्रकार बनाता हूँ, अभी तुझे खबर चलवाता हूँ, तू ज़्यादा सच दिखाने वाला बन रहा है, तू दिल्ली का सबसे बड़ा पत्रकार बनना चाहता है, अभी तुझे फेमस करता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मुझे बोली जाने लगी।
उसके बाद वो पिस्टल मेरी कनपट्टी पे लगाई गई, जिसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गया। मुझे बोला गया गाड़ी में बैठो। वो शख्स जो था जिसका नाम अमन था, वो खुद को कराला गांव का लोकल बता रहा था और वो मेरे बगल में बैठ गया। मेरे बगल में बैठकर उसने कहा कि हमारी i20 गाड़ी जो आगे चल रही है, जिसको स्पाका ऑनर ड्राइव कर रहा था, उसका पीछा करो। और गाड़ी के अंदर पिस्टल मेरी कनपट्टी पर रखी हुई थी। उस पिस्टल के नॉक पर, गन पॉइंट पर मुझसे गाड़ी ड्राइव कराई गई। उस ग्राम सभा की सोसाइटी से लेकर के इस चौक तक मैंने उस गाड़ी को ड्राइव किया, अपनी गाड़ी को। जिसके बाद मेरी सहयोगी राधिका और उनके साथ एक और महिला जो थी वो हमें मिल गई। उसके बाद जब वो लोग मुझे मिले, वैसे ही मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और जिस वक्त उन्होंने देखा कि हाँ भाई इनके सहयोगी सामने आ गए हैं, तो वो लोग भी डर गए और शायद वो दबने लगे, उनकी आवाज़ दबने लगी। वो गाड़ी से उतरे और मैं भी अपनी गाड़ी से उतरा और उसके बाद ऑन रोड हंगामा शुरू हो गया। फिर वो लोग गाली देने लगे और मेरे सहयोगियों को भी गाली दी। राधिका यहाँ 5-5:30 बजे के आसपास की बात? 5 बजे मतलब 4:49 से लेकर के 5:30 के बीच ये पूरा की पूरा क्रियाक्रम हुआ। और उस वक्त ये पूरा सुनसान रहता है, यहाँ पे होता नहीं है? नहीं, बिल्कुल रोड चलता रहता है, लोग निकल रहे थे वहाँ से और वहाँ बहुत सारे लोगों ने, उस सोसाइटी के गार्ड ने ये सब देखा है। विटनेस बहुत सारे वहाँ पर होंगे और आई विटनेस एक मैम है और एक और एनजीओ वाली और एक एडवोकेट वहाँ पर थी, वो भी आई विटनेस है। गंदी गंदी गाली दी और रिवॉल्वर उस वक्त भी उनके हाथ में थी। रोड पर भी उन्होंने मुझे रिवॉल्वर दिखाई और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद वहाँ से वो फरार हो गया। मकसद क्या था, आपको डराना या फिर जो आप खबरें दिखा रहे थे वाकई में आपसे कोई दुश्मनी निकालना? दुश्मनी निकालना इनका मकसद था और मकसद था कि मुझे डराना और ताकि मैं आगे इस तरीके की खबरें ना करूं। इससे जान पहचान है आपकी इनके साथ कोई? नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। आज तक मेरी कॉल पर इनसे बात नहीं हुई और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा और उसके बाद मैं यहाँ से निकला और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो फिर उन्होंने हमारी गाड़ी का पीछा किया। जैसे तैसे कॉलोनियों में, गलियों में, पतली गलियों में, किराड़ी की छोटी छोटी गलियों में घुसकर मैंने अपनी जान बचाई। और उसके बाद मैंने 112 कॉल की। पीसीआर कॉल होती है। मैंने बताया कि मैम मैं ऐसे ऐसे फंसा हुआ हूँ, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे पिस्टल दिखाई गई है और ये सारा वाकया बाज मॉल से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर हुआ है। ये तमाम चीज़ें बताने के बाद पीसीआर बाज मॉल पहुंची। तब तक मैं अपनी जान बचाकर जैसे तैसे यहाँ थाने में पहुंचा। मैंने कई सारे अपने सहयोगियों को बुलाया, मैं थाने के अंदर गया पर कार्यवाही के नाम पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। थाने के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक बलराज नाम के हेड कांस्टेबल थे। उन्होंने उस व्यक्ति को कॉल किया और उस व्यक्ति ने कहा कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं कल आऊँगा सुबह 10 बजे। तो बलराज जी कहते हैं ओके आप कल आइए। मतलब कि एक व्यक्ति एक पत्रकार को ऑन रोड उनके थाने के 500 मीटर की दूरी पर पिस्तौल दिखाएगा और ये पुलिस वाले उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। उसके बाद फिर मैंने मौके पर कई सारे मेरे जो लिंक्स हैं, जो मैंने जैक लगाई, मैंने कई सारे लोगों को हेल्प के लिए कॉल किया और जब मेरे तमाम लोगों ने कई सारे राजनीतिक लोगों ने डीसीपी साहब को कॉल किया, तब जाकर एसीपी साहब को कॉल किया, तब मुझे ऊपर बुलाया गया एसीपी रूम में। अरुण चौधरी यहाँ के एसीपी साहब हैं। एसीपी साहब ने कहा, मैंने एक ट्वीट किया कि मैं थाने के बाहर बैठा हूँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। तो एसीपी साहब मुझे बोलते हैं कि तुम थाने आए क्यों नहीं और तुमने शिकायत लिखित में दी क्यों नहीं। अरे भाई साहब, जब आपके डीओ में जो बैठे हुए हैं वो बिना आईओ से पूछे, बिना एसएचओ के पूछे कोई शिकायत रिसीव ही नहीं करता, शिकायत देने के आधे घंटे बाद मेरी शिकायत रिसीव की गई, मतलब हद है, बेशर्मी की हद की हुई है। मेरी शिकायत में मैंने लिखा कि मुझे वेपन दिखाया, वेपन के दम पर गन पॉइंट पर मुझसे गाड़ी इतनी दूर तक चलवाई गई, उसके बावजूद वेपन की कोई भी धारा ऐड नहीं की गई है। सारी की सारी जो धाराएं ऐड की गई हैं वो सब कुछ बेलेबल है। मतलब कि इस थाने में अगर कोई पत्रकार आएगा और उसके ऊपर जानलेवा हमला होगा तो ये लोग पैसा लेकर, रिश्वत लेकर और पता नहीं किस लालच में क्या करेंगे। मतलब अब सरेआम पिस्तौल दिखाई जाएगी और ये दिल्ली पुलिस है, इनको शर्म नहीं आती। लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर भी हमले हो रहे हैं, लगातार इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं गुंडों के, और इन लोगों को शर्म नहीं आती, एफआईआर नहीं करते। रात को 12 बजे मेरा मेडिकल हुआ है संजय गांधी हॉस्पिटल में, 6 बजे से मैं थाने में बैठा था, 5 घंटे पत्रकार को थाने के अंदर हरेस किया गया। शिकायत मेरी रात को रिसीव की गई है जब बड़े बड़े लोगों ने डीसीपी साहब को कॉल किया। पहले शिकायत ही नहीं लेते, शिकायत ही नहीं लेते।
सेटलमेंट का दबाव बनाते हैं। पुलिस वाले बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा था। तो रिकॉर्ड है, हो रहा है ये सब कुछ, तो आप सोच समझ के बोल रहे मैं हैं? सोच समझ के सब कुछ बोल रहा हूँ। उसके बाद जब कॉल हुए हैं, उसके बाद जब बहुत प्रेशर इनके ऊपर आया है, जब बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने इन्हें कॉल किया है, तब जाकर मेरी शिकायत के ऊपर एफआईआर की गई है। एफआईआर रात को 1 बजे मेरे पास मैसेज आया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट दिखाइए। अब इसके अंदर जो भी धाराएं लगी हैं, वो धाराएं एक्चुअली सबकी सब बेलेबल हैं। ये ऐसी धाराएं कि थाने में से ही उनको बेल मिल जाएगी, मतलब कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। खतरा है उन लोगों से अभी और? बिल्कुल खतरा है। और मैं आपको बता दूं, आर्म एक्ट है, आर्म एक्ट की कोई भी धारा इसमें ऐड नहीं की गई। मतलब करनी चाहिए थी। साफ तौर से मैंने शिकायत में 10 बार लिखा है कि भाई साहब मुझे जो है यहाँ पर लगातार बंदूक दिखाई है, बंदूक की नोक पर मुझसे गाड़ी चलवाई है, बंदूक की नोक पर मेरा सारा सामान गाड़ी में से चुराया है। न रॉबरी की कोई धारा लगाई गई, ना ही तो आर्म एक्ट लगाया गया, न बीएनएस की 109 लगाई गई, न बीएनएस 442 लगाई गई। मतलब कोई धारा ही नहीं लगाई इन लोगों ने। मतलब दिल्ली पुलिस लोगों को मूर्ख बना रही है, पत्रकार को मूर्ख बनाया हुआ है। डीसीपी साहब को मैं कॉल करूंगा, आज मैं जाऊंगा, और जब तक वो धाराएं ऐड नहीं होगी मैं यहीं बैठा हूं। चेतन राणा मेरे केस के आईओ हैं, मैंने उनको कॉल किया, वो कह रहे हैं मैं पोस्टमार्टम करा रहा हूं, किसी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब कि जीते जी जिसकी जिंदगी एक ऐसी सुई पर अटकी हुई है कि एक तरफ मौत है, एक तरफ वो थाने के बाहर न्याय मांग रहा है, न्याय भी नहीं देंगे। मरने के लिए पत्रकार को सड़क पे छोड़ा हुआ है दिल्ली पुलिस ने, कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ के एसएचओ साहब बीमार चल रहे हैं, खुद को बोलते हैं पहले मैं छुट्टी पे हूँ, फिर कई देर बाद वो मिल गए मुझे, उसके बाद मुझे कह रहे हैं हाँ झूठ बोला जा रहा है, पूरा स्टाफ कह रहा है एसएचओ साहब छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हैं। फिर बाद में पता नहीं कहाँ से महात्मा जी जो एसएचओ साहब थे वो कहाँ से प्रकट हो गए, कौन सी उनके पास जैविक शक्ति थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बहुत क्रोधित हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि हम लोग इन लोगों का सच दिखाते हैं, हम लोग लगातार दिल्ली के अवैध काम दिखाते हैं, उसके बावजूद पुलिस का ये रिएक्शन होता है। पुलिस ये सलूक करती है हमारे लोगों के साथ, हम लोगों को बंदूकें दिखाई जाएगी और कार्यवाही नहीं की जाएगी, और हम लोग यहाँ पर इंसाफ के लिए धक्के खाएंगे और फिर भी कोई इंसाफ नहीं होगा। कोई उम्मीद है कि कुछ होगा यहाँ पर? मुझे उम्मीद नहीं है इन लोगों से कि ये प्यार से कुछ करेंगे, पर अगर ये नहीं करेंगे तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, और जब तक बाकी के सेक्शन ऐड नहीं होंगे और जब तक उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक मैं यहीं हूँ और मैं यहाँ से उठने नहीं वाला हूँ। और ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने जो भी मेरे साथ किया है, उसने कोशिश तो की थी कि मेरे माइंड पर एक ऐसी छवि छोड़ के जाए, मेरे माइंड को इस तरीके से ग्रैब करके जाए कि आगे से मैं कुछ कर ना पाऊँ। पर मैं दबने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, और मुझे ऐसी धमकियाँ ना जाने कितने लोग देते आए हैं लगातार, पर मैं इनसे नहीं डरता हूँ। तो क्या उन लोगों की तरफ से सेटलमेंट की बात कही गई है? सेटलमेंट की बात की गई है, लगातार ऑफर आ रहे हैं हम लोगों के पास, पर हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। और पुलिस वाले भी कल ऑफर दे रहे थे कि ले दे के निपटा लेना जो आप चाहते हो। कौन से अधिकारी थे? अब उनका मैं क्या ही नाम लूँ, अब किसी की नौकरी खाने का मुझे शौक नहीं है, पर उन्होंने कल मुझे ये बात कही और मैंने उनको साफ साफ कहा कि सर मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और आप इस पर कार्यवाही करिए। अगर आप इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं यहीं बैठा हूँ। और रात को मैंने ट्वीट किया है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने ट्वीट करवाया है, उसके बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। यहाँ पे इतने कॉल आने के बाद, इतना ट्वीट होने के बाद, सोशल मीडिया पर इतना ड्रामा होने के बाद, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके आधार पर कार्यवाही सिर्फ शुरू की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर तब दर्ज की जाती है। मतलब मुकदमा लेने ही नहीं चाहते पुलिस वाले, काम ही नहीं करना चाहते, काम करने की नीयत नहीं है। संजय अरोड़ा जी कहते हैं दिल्ली पुलिस के जो सीपी हैं कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है। क्या ऐसी होती है दिल की पुलिस? यहाँ पर लगातार जनता कहती है कि थाने के अंदर शिकायत जो होती है उसके आधार पर धाराएं नहीं जोड़ी जाती, उन धाराओं पे मुकदमे नहीं चलते। और कौन था ये गुंडा? अगर इतना बड़ा ये गुंडा है तो अब वो थाने के सामने क्यों नहीं आता? अब क्यों फरार चल रहा है? अब आए थाने के सामने, मुझे जवाब दे। जब मैं अकेला था तो अकेले व्यक्ति को तो उसने डरा दिया, पर आज जब मैं टीम के साथ यहाँ खड़ा हूँ तो कोई सामने नहीं आता। हिमांशु, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे आप पत्रकार हैं पेशे से तो आपको इन धाराओं के बारे में पता है, लेकिन जब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो नहीं हो रहा, अब जो आम जनता है जो आती होगी अपने मुद्दे लेकर, अपनी शिकायतें लेकर, उन बेचारों को तो पता ही नहीं होगा कि धाराएं कौन सी लगाई जाती है, क्या किया जाता है, तो आपको लग रहा है इंसाफ कैसे मिलता होगा उन लोगों को? बिल्कुल नहीं मिलता इंसाफ,
बिल्कुल, इस देश में इंसाफ मिलना अब ये लगा लीजिए कि इतना ज़्यादा मुश्किल है कि मैं सुबह 7 बजे से यहाँ थाने के बाहर खड़ा हूँ। आज सुबह से? आज सुबह से अभी 2, ढाई, 3 बज रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2 बज रहे हैं। सुबह 7 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। कल रात को मैं 1 बजे थाने से गया हूँ, 6 बजे से। मुलाकात नहीं हुई अभी तक आपकी किसी से? SHO साहब से भी मुलाकात हुई है, ACP साहब से भी मुलाकात हुई है। आश्वासन दिया गया है? मैं तो संतुष्ट हूँ नहीं। आश्वासन तो वो कार्यवाही के नाम पर वो FIR कर दी गई है, जिसमें तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं वो सब बेलेबल हैं। मतलब बेलेबल ये लोग धारा लगाएंगे, ठीक धाराओं में ये मुकदमा करते का है, कार्यवाही तो होती ही नहीं है। 0/0 काम हो रहा है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कह रही है ना, कोई दिल की पुलिस नहीं है। ठीक है, राधिका आप भी मौजूद थी वहाँ पर जब ये सब कुछ हो रहा था। जब आप वहाँ पर पहुंची थी तब क्या हुआ? एक सेकंड, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी, मैं कहीं और थी। मैंने हिमांशु को एक कॉल किया तो कहता कोई मेरा गाड़ी का पीछा कर रहा, और मैं उस साइड को जा रहा हूँ। मुझे अपनी लोकेशन भेजी, मैंने फिर फ़ोन किया तो सडनली वो इंसान इससे बात कर रहा था और तो मुझे गालियाँ दे रहा था। बहुत डर लगा मुझे कि वो बहुत धमका रहा है सामने से। तो यहाँ से भागी भागी मैं पैदल ही गई हूँ, क्योंकि इतना उस टाइम होश नहीं रहता कि हमने करना क्या है। वहाँ गई हूँ तो आगे एक गाड़ी आ रही है I-20, जिस पे एक इंसान चला रहा है और दूसरा हमारी गाड़ी पीछे आ रही है। जैसे मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा वो हमारी गाड़ी है, थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन देख के डर ये लगा जब वो गन पॉइंट पे इससे गाड़ी चलवा रहा है। हिमांशु सब कुछ देखा? जी बिल्कुल देखा। और जैसे मैं उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हुई, क्योंकि उसने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बाद फिर हिमांशु भी बाहर इन ब्रेक लगाई और ये लोग बाहर निकल के आए और मैं बिल्कुल हिमांशु के सामने खड़ी हुई। हमारी बहस भी हुई। मैंने उसको बोला कि इतनी हिम्मत कैसे किसी की हो जाएगी, इस तरह से काम कर रहे हो। लिटरली मुझे गाली गलौज उन्होंने की है, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी गालियाँ दी हैं और मैं बता नहीं सकती। इवन की तक करने की धमकी दी है उन लोगों ने। कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा और गोली ऐसी जगह मारूंगा, प्राइवेट पार्ट पे गोली मारूंगा कि तुम किसी लायक नहीं रहोगी। और ये जब ये सारी बातें हुई, उनको धमकाया। थोड़े से वो जैसे हुए कि हाँ सामने भी बोलने वाले लोग हैं, तो वो अपनी गाड़ी में बैठे और उसको कहते हैं देख लेंगे हम तुम लोगों को, फिर भी धमकी दे रहे हैं। हम जैसे तैसे वहाँ से बच के निकले। हमारे साथ एक एडवोकेट भी थी। हम वहाँ से जैसे तैसे बच के निकले। हमारी गाड़ी का पीछा किया गया, हम अंदर गलियों में घुसे हैं, अपनी जान बचाई है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन आके यहाँ पे कार्रवाई के लिए लगे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। अभी तक जो मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी उस पर अंदर काम नहीं हो रहा था। बोला जा रहा था SHO साहब बोलेंगे तो आपकी कंप्लेंट जो है वो ली जाएगी। आपकी धमकी दी जा रही है और तब भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। तक उनको उठाया नहीं गया। ऐसे लग रहा है वो इनके दामाद हैं। मैं तो सीधा से कहती हूँ इनके दामाद हैं। जो हमसे उस टाइम हेड कांस्टेबल बात करे तो उन्होंने बोला अरे हमें पता है आपको क्या चाहिए, हमें पता है आपको क्या करना, आपको खुश करके भेजेंगे, आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जेबें गर्म करनी। जेब गर्म करवाने का शौक नहीं है। जहाँ ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम तीनों को मैं ढूंढ के मारूंगा, तुम्हारे परिवारों को मैं एड्रेस निकलवा दूंगा, तुम्हारे घर वालों को मैं घर के अंदर घुस के मारूंगा। इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ होने के बाद भी यहाँ पे कान पे जूं नहीं रेंगती। ये लोग सोचते हैं कि आए और चले जाएंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ एक महिला हूँ और पत्रकार हूँ, तब ये हाल है। अगर आम कोई लड़की होती उसका तो रेप करके मार के चले जाते। फिर ये कहते हैं हारे लड़की में ही गलतियाँ होंगी। ये लोग क्या करते हैं, दुनिया ये बोलती है लड़की में गलतियाँ हैं, लड़की में कमियाँ हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता सामने वाला क्या है। वो गुंडा बदमाश बन रहा है, वो अपने हाथ में गन लेकर चल रहा है, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। फ़ोन करते हैं, दामादों की तरह बुलाए जाते हैं, ऐसे लगता है अपनी बेटियां उन्होंने उसी को ब्याह रखी हैं। मैं तो सीधा से ये बोलूँगी, क्योंकि ये कोई वो नहीं है। रात को घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? हम जाए, हमारे पीछे आए, हमारे परिवार का क्या होगा। कल रात ठीक है, लिटरली मतलब सब लोग चले गए थे और एंड में हम 2 ही लोग बचे थे। और उसके बाद यहाँ से हमने अपनी गाड़ी ऑन की है और मैं मैडम को छोड़ने के लिए इनके घर गया हूँ, रोहिणी सेक्टर 15 की तरफ। और उसके बाद मैडम ने बोला कि नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लिटरली यार बंदूक किसी को दिखाई जा रही है। तो मैम हमारे स्टाफ से हैं, तो मैम ने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, हिमांशु और बहन जैसी है मेरी, तो मैम ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तो मैम ने मुझे मेरे घर तक ड्रॉप किया। मैम ने वहाँ से लिटरली अपनी कैब की है, फिर मैम अपने घर गई हैं। ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने अपने फ़ोन से कैब की, फिर मैम अपने घर गई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस देश की कानून व्यवस्था के लिए? कानून व्यवस्था, तो सुभाष का मामला याद होगा, उन्होंने जो सुसाइड की थी, उन्होंने भी कुछ इन्हीं बातों का जिक्र किया था कि एक आदमी को इंसाफ यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। कानून व्यवस्था हमारे देश की बहुत अच्छी है और मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। पर अगर इस देश का कानून इस देश में एक दिन के लिए भी अगर लागू हो जाए तो इस देश के सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे। पर इस देश में कभी भी कानून का सही तरीके से पालन किया ही नहीं गया। BNS इतने अच्छे तरीके से अमित शाह जी ने और पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने बनाई, BNS का उपयोग ये लोग नहीं करते, BNS की धाराओं का उपयोग नहीं करते। जो धाराएं डालते हैं उनमें सोचते हैं कि हाँ भाई थाने से ही हम लोग बेल दे देंगे और कुछ अपना खर्चा पानी बना लेंगे। तो पुलिस वालों का धंधा बन चुका है। सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा, सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, हमारे टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है। जनता के लिए जो पुलिस है वो होती है सेवा करने के लिए, लेकिन ये सेवा नहीं करते।
ये मैं इस टाइम पे ये समझती हूँ जो बदमाश खुले घूम रही है ना कहीं पुलिस की ढील की वजह से, क्योंकि जेबें गर्म करनी है और जो सामने आए समझौते के नाम पे उनको भी कुछ दिलवा देते हैं कि भीख के तौर पे तुम भी ले जाओ, तुम अपने घर बैठ जाओ और हमारा तो अच्छा बन गया। कहीं भी जाएंगे रेडी पटड़ी, किसी को पैसा देकर नहीं आते। गुंडागर्दी एक्चुअली दिल्ली पुलिस की ही चल रही है। ये कुछ और काम नहीं कर सकते। इसके अलावा बैठे बैठे इनको खाने को चाहिए, तनख्वाह इनको अपने घर लगाने के लिए नहीं चाहिए, बैंक में सेव चाहिए, लेकिन अपना ऊपर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा निकालने के लिए क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अरे ठीक है, ये इतने दे जाएगा, ये है ये इतना दे जाएगा। कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ यही चलती है। मुकदमा ये दर्ज कराना नहीं चाहते, इनको बैठ के खाने की आदत हो गई। कुर्सी पे बैठे रहे और खाते रहे, हमें कोई ये ना बोले कि तुमने यहाँ से हिलना, शरीरों में दर्द हो जाती हैं। और मेरी अंत में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, मेरी ये मांग है कि डीसीपी साहब ये वीडियो देखें। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर पकड़ लूँगा अगर आप कहेंगे। मेरे साथ इंसाफ मुझे चाहिए, और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा एरोगेंट हो रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है। सही धाराएं मेरी एफआईआर में ऐड की जाएं और उसके बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, और मुझे इंश्योर किया जाए कि भविष्य में कभी भी वो उस व्यक्ति की तरफ से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी जान मान को, मेरे परिवार को और मेरे स्टाफ के परिवार को, मेरे स्टाफ को कोई भी हानि नहीं होगी। और मैम मैं गाड़ी में नहीं थी, मेरा पर्स गाड़ी के अंदर था। मुझे नहीं पता उसमें से क्या गायब है, पैसे भी था, हर चीज़ था। मेरे पर्स में कोई सामान नहीं है। मेरा पर्स लिटरली खाली पड़ा था। मेरी 1-2 लिपस्टिक के अलावा मेरे पर्स में कुछ नहीं था, सब कुछ गायब है। एक फ़ोन था वो गायब है। दिया था, मेरा माइक ले गए हैं। चोरी भी मकसद थी, माइक ले गए हैं। चोरी मकसद नहीं था, उनका मकसद था हमें डराना और हमारे इक्विपमेंट हमारे पास ही ना छोड़ना। वरना मैं भी अपने चैनल पे न्यूज़ चलाता। मेरा तो माइक ही ले गए ये लोग। अब नया माइक मंगाया है, अब वो जब आएगा लेकर, जिससे ही मैंने मंगवाया है, तब तक मैं कुछ डाल भी नहीं सकता। वो तो मतलब मेरा माइक भी ले गए हैं। मतलब पावर, एक पत्रकार के पास कलम या माइक ही होता है, और वो तो हमारे पेन से लेकर के मतलब मेरी पूरी किट्टी चुरा के ले गए हैं। मतलब सारा पर्स का सामान निकालना, महिला का सामान उसकी बिना मर्जी के, मैं ये कहती हूँ कि शायद उसका पति भी नहीं खोलता होगा, लेकिन वो आया ऐसा बदमाशी दिखा के। मैंने तो रात को उसके बाद देखा, क्योंकि तब देखा नहीं, घर जाने लगी तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है, और जो 2-4 चीज़ें वही छोड़ के गए। मेरे उसमें ना करते भी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये मेरे पर्स में रखे हुए थे। मेरे वो भी गायब हैं और सामान भी मेरा उसमें से गायब है। मतलब सारा सामान गायब है। उसमें मुझे सिर्फ 300 रुपये मेरे पर्स में मिले हैं। अच्छा। बस मेरे पर्स में कुछ नहीं था उसके अलावा। धन्यवाद मैम। तो देखिए इन लोगों के किस तरह से आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, क्या कुछ इनके साथ कल हुआ। पिस्टल की नोक पर इनसे गाड़ी चलवाई जाती है, और चोरी की कुछ बातें हैं जो वो भी बताई जा रही हैं कि किसी का कोई गोल्ड चेन गायब है, किसी की गोल्ड चेन गायब है, किसी के पर्स से पैसे गायब हैं। और बात करें पुलिस कार्रवाई की, तो सीधे तौर पर इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ने सही धाराओं में ना तो केस लिखा है, ना ही इनसे कोई अधिकारी मिलने को तैयार है, और ना ही इनके जो कार्रवाई करनी चाहिए इनके लिए वो यहाँ पर नहीं की जा रही। सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से नाराज़गी यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी कहा गया वो इनके द्वारा कहा गया, जो कुछ भी बातें बताई गई वो इनके द्वारा कही गई। फिलहाल अगर वाकई में इनकी बातों में सच्चाई है तो मैं चाहूँगी पुलिस इस पर गौर करे, और जो धाराएं लगनी चाहिए वो यहाँ पर लगाई जाए। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, किसी के साथ भी, ना मैं पत्रकार के बारे में भी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि बंदूक की नोक पर उसे गाड़ी चलवाई जाती है, चोरी की जाती है, किसी लड़की को रेप की धमकी दी जाती है, तो बेहद ही शर्मनाक बात है, और ऐसा करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। आप खुद सोचिए, आपके घर में भी लोग होंगे, महिलाएं होंगे, आप ऐसे किसी को कैसे कह सकते हैं। पुलिस इन मामलों में जो है ध्यान दे, और जो कुछ भी इनके द्वारा कहा जा रहा है उस पर एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।